Assalamualaikum everyone. STMES Boys English Medium Primary School, SS, Chapter 2, Semester 1. We continue with what is around us. हमारे आसपास क्या है? Tanvin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. धनविन जो है गार्डन में अपनी मदर के साथ रोमिंग यानी कि घूम रहा था, तब उसे एक क्वेश्चन आया दिमाग में। वो क्वेश्चन क्या था? धनविन asked his mother, "What is land made up of?" जमीन किस चीज की बनी हुई है? मदर रिप्लाइड, "Do you see the sun every day?" तो धनविन क्या पूछता है मम्मी से कि ये जमीन किस चीज की बनी हुई है? तो मम्मा रिप्लाइड देते हैं कि तुम सन रोज देखते हो, सूरज को देखते हो। द सन टू हैज अ फैमिली विच इज नोन एज द सोलार फैमिली। ये जो सन है ना, इसकी भी अपनी एक फैमिली है जिसे सोलार फैमिली कहते हैं। आवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलार फैमिली, और हमारा जो अर्थ है वो इस सोलार फैमिली का एक मेंबर है। The most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. As we all know, there are one center which is sun and the other 8 or 9 planets. Okay, तो among those planets, Earth ही एक ऐसा planet है कि जिसके ऊपर जिंदगी जीने के लायक पानी, हवा और आसपास का पर्यावरण है। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी ऐसा है कि इंसान उस पर जिंदा रह सकता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की, यानी कि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, पृथ्वी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरली इट इज बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन इज अर्थ। तो कहा जाता है कि सन जो है, एक बार यूनिवर्स में बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिससे कि सन जो है, सन एक आग का गोला है। ठीक है, उसके कुछ हिस्से जो है दूर गिर गए थे। ठीक है, और वो जब ठंडे पड़े तो वो एक पत्थर की तरह बन गए, एक सॉलिड फॉर्म बन गया और उसमें से जो है प्लैनेट्स बन गए, और उसमें का एक प्लैनेट जो है वो अर्थ है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ फायरबॉल। शुरू में वो एक आग का गोला था। दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली, और ये जो आग का गोला था, ये आग की जो बॉल थी, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। Many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. तो कुछ हिस्से जो है उसके लिक्विड बन गए और कुछ हिस्से उसके सॉलिड बन गए। During this process, the elements which got transformed into solid are known as the lithosphere. तो इस वक्त में जो जो हिस्सा सॉलिड रह गया उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी कि वो जमीन का हिस्सा, उसके अंदर पहाड़, जमीन, ये सारी चीजें आएगी। द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड आर नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। और जो हिस्सा लिक्विड बन गया, जिसके अंदर समंदर, नदी, तालाब, ये सारा आता है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो आपको दो चीज समझ में आ गई, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड and hydrosphere means water. The elements which transform into gases came to be known as the atmosphere. और जो भी एलिमेंट जो कि गैस के रूप में बन गए, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारा एटमॉस्फेयर है। Above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. और ज़मीन, पानी और हवा की वजह से जो क्रिएचर्स का जो क्रिएट हुआ, जैसे कि हम इंसान है, फिर एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सारा बायोस्फीयर है। इन दिस वे द 4 स्फीयर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। इस तरह से 4 स्फीयर यानी कि 4 टाइप जो है वो अर्थ के हमें पता चले। सो वी विल रिपीट इट। फर्स्ट, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर एंड गैसेस, एंड biosphere means living creatures. Now we will see the photo of it. See how beautiful the photo is, and the 4 words are here. First one is above, atmosphere, in which plane is going, right? That is air. Another is biosphere, means that birds are flying, which is the part of biosphere. Another, we can see the fish which is swimming in water, that is hydrosphere. And we have made our houses on land, which is lithosphere. So 4 parts you have understood. Okay, again please repeat with me. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Okay, at last I'll ask you what is lithosphere and what is biosphere and so on. Okay, so you need to understand it to give me reply at least. Okay, now we will go further. अब एक एक को हम डिटेल में देखेंगे।
फर्स्ट वन इज लिथोस्फियर। द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फियर। हम जमीन के जिस हिस्से पर रहते हैं उसे लिथोस्फियर कहते हैं। लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। लिथो मतलब पत्थर, रॉक, और स्फीयर मीन्स लेयर। तो एक लेयर जो पत्थर का जो लेयर है जमीन पर, अर्थ पर, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक। ऊपर का जो अर्थ का जो ऊपर का पड़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक लेयर है जो जमीन का बना हुआ है, सॉलिड का है, ठीक है, और सॉलिड मटेरियल्स जैसा कि पत्थर, ठीक है, जमीन है, पहाड़ है, ये सारा जो है सॉलिड है। अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर। और दुनिया का 29% हिस्सा जो है वो लिथोस्फीयर से कवर्ड है, यानी कि जमीन। दिस लेयर इज ऑल्सो 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। और ये इतना जाड़ा मोटा भी हो सकता है, 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का मोटा हो सकता है, ठीक है। हम लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोटाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फियर इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो जो थिकनेस है, जो जाड़ाई है, वो हर जगह पे सेम नहीं है। कहीं पे थोड़ा सा ज़मीन खोदने पर ही पानी या जो भी है मिल जाता है, कहीं पर इतना खोदते हैं फिर भी जो है कुछ अंदर से निकलता नहीं है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी ही निकलती रहती है, राइट। तो वो जितना थिकनेस होगी ज़मीन की उसके हिसाब से होता है। सिमिलरली their interior and exterior do not have identical physical features. It is mostly made up of substances like soil and rocks. ठीक है, तो अंदर बाहर जो भी है लिथोस्फीयर में ज़्यादातर पत्थर या पत्थर की ही चीज़ें बनी हुई होती हैं। फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। पहाड़ है, ठीक है, वैलीज है, प्लेन्स है, बड़े बड़े मैदान है, ये सारा लिथोस्फीयर के अंदर इसका समावेश होता है। द टेम्परेचर, the second line we are seeing the temperature increases as we move towards the center of the earth. The molten rocks in the interior of the earth are known as magma. जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर सेंटर में चले जाते हैं, ज़मीन खोदते वक्त जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे वो गर्म लगता जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के सेंटर में मैग्मा है। लावा जो होता है ना, लावा, आग, वो लिक्विड फॉर्म में है ज़मीन के बीच के हिस्से में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम उसको ज़मीन को खोद के नीचे नीचे जाते जाते हैं उतना ही हमें गर्म लगता जाता है। देर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट। और कितने गैसेस है जो कि अर्थ में यानी कि ज़मीन के अंदर प्रेशर और गर्मी पैदा करते हैं। बट द प्रेशर ऑफ रॉक ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। और ऊपर से जो ज़मीन का हिस्सा है, ज़मीन का प्रेशर है, वो भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन। और इसी तरह से नीचे से जो गर्मी की वजह से जो गैस ऊपर आता है और ऊपर जो ज़मीन का हिस्सा है, बड़े बड़े पत्थर और ये सब है, वो दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस से रहते हैं। वरना नीचे जो आग है उसकी गर्मी और उसकी गैस की वजह से कहीं भी ज़मीन तो फट सकती है, ठीक है, अगर ज़मीन इतनी पतली हो तो। लेकिन ज़मीन का हिस्सा भी बहुत सॉलिड होता है, इसलिए जल्दी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। इसलिए अर्थ का जो क्रस्ट है यानी कि अर्थ का जो लेयर है वो जल्दी फटता नहीं है। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन द क्रस्ट ब्रेक्स एंड अ वोल्केनो इरप्ट्स। जब ये दोनों का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है तब ज़मीन फट जाती है और तब हम कहते हैं कि ज्वालामुखी फटा यानी कि वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है। ये सारा की भी एक मैं एनिमेशन वीडियोस जो है एक एक टाइम टू टाइम भेजती रहूँगी जिससे कि आपको एनिमेटेड उसका अच्छे से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अ, अगर एक आपको मैं आइडिया दूँ कि अभी भी हम जो बैठे हैं जिस ज़मीन पे उसके नीचे भी जो है आग हो सकती है, लेकिन वो बहुत 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 नीचे, ठीक है। अर्थ के सेंटर में ही लिक्विड फॉर्म में आग है। तुम कहीं भी बैठो उसके सेंटर में तो वही होने वाला है, लेकिन वो बहुत नीचे और बहुत दूर होता है, ठीक है। और हम जिस ज़मीन पर बैठे हैं वो ज़मीन भी उतनी ही भारी है, इसलिए दोनों में बैलेंस होने की वजह से जल्दी ऐसे सारे एरिया में ज्वालामुखी नहीं फटती है। लेकिन दूर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनो इरप्शंस होते रहते हैं, जो कि आपको डिस्कवरी पे भी देखने को मिलता है। मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस। अब डेविन जो है वो पूछता है अपनी मम्मी से कि लिथोस्फीयर हमें किस तरह इस्तेमाल में है, किस तरह वो हमें यूजफुल है। तो आप खुद ही सोचो कि लिथोस्फीयर ज़मीन होती ही नहीं तो हम घर कहाँ बनाते, ठीक है। वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर। अगर लिथोस्फीयर होता ही नहीं और हम इंसानों को तो, हम तो मछलियाँ तो है नहीं कि हम पानी के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो हमें तो ज़मीन चाहिए। ज़मीन होती ही नहीं तो हम घर कहाँ बनाते, पेड़ कहाँ उगते,
राइट। स्कूल बिल्डिंग कहाँ बनती है? Without lithosphere, how can we get water to drink, agriculture for food, minerals for industries and forest? ठीक है, जंगलों में पेड़ ही नहीं उगते, खेती ही नहीं होती ज़मीन पे, पीने का पानी और ये सब कहाँ से लाते? Draw a picture depicting all the details you observe on lithosphere based on our conversation. तो हम सोचे, ठीक है, एक फिगर एक ड्रॉ करें हमारे माइंड में पहले तो कि हमें ज़मीन की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तब हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वी कैन ड्रॉ अ ड्राइंग ऑल्सो, ठीक है। और अगर ऊपर वाली ही ड्राइंग अगर हम देखें लिथोस्फीयर की, जिसके अंदर वी कैन see this is the part of lithosphere, so the drawing is given in the textbook only. सी, घर बांधने के लिए स्कूल बनाई है, मंदिर मस्जिद, पेड़ उगना, खेती काम करना, ये सारे के लिए, ये सब के लिए हमें लिथोस्फीयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। Now we will go further. I hope you have understood the lithosphere point very nicely. Lithosphere आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now we will go further on hydrosphere. Now let me talk to you about hydrosphere. The hydrosphere is the liquid component on the earth. It includes the oceans, seas, lakes, ponds, rivers and streams. हाइड्रोस्फीयर जैसा कि मैंने कहा कि अंदर लिक्विड का लिक्विड जो है पूरा अर्थ पे, उसका हम काउंट करेंगे, जितने भी दरिया, तालाब, नदियाँ, ठीक है, कुएँ हैं, जितना भी पानी का जो भी हिस्सा है वो सारा जो है हम इसके अंदर काउंट करेंगे। On the surface of the earth, the area of water is more than that of land. अब अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जमीन के हिस्से से ज्यादा पानी है, ठीक है, पानी बहुत है दुनिया में। हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। हाइड्रोस्फीयर जो है वो दुनिया का 71% हिस्सा कवर करता है। यानी कि अगर एक 100 की नोट है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसके 70 रुपीज़ जितना पानी है दुनिया में, और 71 रुपीज़ जितना पानी है, और 29 जितना जो है ज़मीन है। तो सोचिए कितना ज़्यादा, कितना टाइम ज़्यादा है पानी, ठीक है, 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी है। A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. और ऐसे ही बॉडी, वाटर बॉडी के जिसके अंदर पानी बहुत सारी मात्रा में होता है, उसे हम समंदर कहते हैं, यानी कि ओशन कहते हैं। और पानी इतना ज़्यादा है दुनिया में कि जितनी पूरी दुनिया की ज़मीन है ना, उसको 3 से 4 बार डुबा सकता है, ठीक है, इतना सारा पानी है। These oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. ये 4 दुनिया के सबसे बड़े समंदर है। कौन से? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and the Arctic Ocean. All these oceans are connected with each other. और ये चारों oceans जो एक दूसरे से connected है, एरिया वाइज जो है इनके नाम दिए गए हैं, बाकी ये सारा पानी एक दूसरे से connected ही है पूरी दुनिया में। All these oceans are connected with each other. The water bodies close to the land are known as seas, bays, straits, gulfs, etc. जो भी पानी जो है ज़मीन के हिस्से के साथ जो मिला हुआ है उसे हम दरिया कहते हैं, बे ऑफ बंगाल वाला जो बे है, ठीक है, स्ट्रेट्स, गल्फ्स, etc. ये सारे जो है नाम दिए गए हैं। The oceans on the earth are huge and deep. दुनिया में जो ओशंस है, ठीक है, पृथ्वी पर जो ओशंस है वो बहुत बड़े और बहुत डीप है, बहुत ऊंडे है। वैलीज विद डेप्थ ऑफ, अब आप ही सोचिए, जिसके अंदर व्हेल मछली जितनी ह्यूज एनिमल जो है वो रहता हो, तो सोचिए वो ओशन कितने बड़े बड़े होंगे। जहाँ पे व्हेल मछली रहती हो, व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है कि उसकी जबान पर आप एक ट्रक रख सकते हो, राइट, और उसका हार्ट इतना बड़ा होता है हमारे एक घर जितना। सोचिए वो कितनी बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ जो है वो उस ओशन में रहती है, तो ओशन कितने बड़े होंगे। और ऐसी एक मछली नहीं रहती, पूरी पूरी फैमिली होती है उनकी। वैलीज विद डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। इनके बॉटम में 10 से 11 किलोमीटर की तो वैलीज होती है, ठीक है, अंदर भी, यानी ज़मीन का हिस्सा तो होता ही है। पानी जितना भी जो है डीप हो, उसके नीचे एक ना एक ज़मीन की जो है लेयर तो होगी ही। The ocean bed has similar features like that of the surface of the earth. It has high mountains, plains, vast plains, etc. So ओशन और उसके आसपास जो है हमें हाई माउंटेन्स और ये सारा देखने को मिलता है, ठीक है।
Mummy, how much water will there be in the sea? Since sea water is salty, it is useful to us. Is it useful to us? तो लड़का जो है अपनी मम्मी से पूछता है कि दरियाओं में कितना पानी होगा, और दरिया का पानी तो बहुत नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, तो क्या वो हमारे इस्तेमाल में आ सकता है? यस, ओशंस कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। दुनिया में जितना पानी है ना, उसका कम से कम 97% तो दरिया में ही है, और 3% जो है ना वो नदी तालाब और ये सब में। और हमको जो ज़रूरत जितना पानी है ना, वो ये नदी तालाब का जो पानी है ना, वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दरिया का पानी हमको इस्तेमाल में ही नहीं, क्योंकि वो तो नमकीन पानी होता है, ठीक है, नमक वाला पानी होता है। तो वो 3% पानी में से पूरी दुनिया के लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, तो 97% पानी यानी कितना सारा पानी होगा। ठीक है, हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं और अमेज हो सकते हैं सोच सोच के, राइट, कि कुदरत ने कितना अद्भुत सब बनाया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 यानी कि पानी का जो तीसरा हिस्सा होगा ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। और बाकी जो थर्ड पार्ट है ना पानी का, अगर उस पानी का हम 3 हिस्से करें, तो तीसरा हिस्सा जितना जो है ना वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो पहाड़ों के ऊपर सब जमा हुआ है। ठीक है, अगर वो भी बह जाए तो पूरी दुनिया बह जाएगी, क्योंकि इतना सारा पानी जमीन पे फिर कैसे रहेगा, right? Some water is accumulated in the lakes and some flows in the rivers and some is stored in the interior of earth as groundwater. तो कुछ पानी है जो नदी तालाब के रूप में है, कुछ पानी है जो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर के रूप में है। ठीक है, हम जो बोरिंग इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग हम स्विच ऑन करते हैं और जमीन में से पानी आता है, लेकिन वो कहाँ से आता है? वो ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अगर ग्राउंड में से वाटर खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे फिर खाली जगह हो जाएगी, और वो खाली जगह होने से फिर अर्थ के अंदर जो है गड़बड़ हो जाती है, और फिर उससे अर्थक्वेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा भी हमको ध्यान रखना होता है। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज लेस। पीने लायक जो पानी है ना वो बहुत कम है दुनिया में। फ्रेश वाटर इज प्रेशियस। जो ताज़ा जो पानी होता है ना, फ्रेश वाटर, वो बहुत कीमती होता है। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। और ये पीने का पानी हर हर जानदार, इंसान, एनिमल, बर्ड, सबको ये बहुत ज़रूरी है पीने लायक पानी की। द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली। ओशन से ही विंड जो है गर्म होकर ऊपर जाती है और उससे ही बादल बनते हैं, और फिर जो है बारिश बरसती है। ठीक है, जो कि बारिश का जो पानी है, जो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है। और मुस्लिम इस्लाम में जो है कहा जाता है कि बारिश का पानी जो होता है उससे बीमारियों से शिफा भी मिलती है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल वाटर है, लेकिन ये वो ओशन की बदौलत ही हमें मिलता है। ठीक है, वो सॉल्टी होने के बावजूद उससे जो बादल बनते हैं उससे हमको मीठा पानी मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? फ्रेश वाटर को बहुत बचाना चाहिए, हमें पानी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एटसेट्रा आर फाउंड इन द सीज एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड इन द सेम वे। तो जो भी सारी चीज़ें होती है वो हमें सीज में से मिलती है, जैसा कि पर्ल्स, मोतियाँ हैं। ठीक है, फिर अलग अलग तरह की फिश है, कितने सारा सी फूड है, कितने मिनरल्स, केमिकल्स, वो सारा हमें सी से मिलता है। और हम इस दुनिया के जो है एक जिंदा रहने वाली चीज़ों में से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसी तरह से पानी में रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो भी एक जान है। ठीक है, द सीज एंड ओशंस हैव एक्वेटिक लाइफ इनसाइड देम। उनके अंदर भी एक अमेजिंग और एक अलग ही अद्भुत दुनिया है मछलियों की। द ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स ऑफ ओशंस आर पोटेंशियल सोर्सेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी से जो मौजे आते हैं ना, पानी की जो लहरें उठती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। पानी में अगर वेव्स ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? तो हम सोचे कि कुदरत ने हमें कितना कुछ दिया हुआ है, और वो भी फ्री में, राइट, और कितनी कितनी अद्भुत चीज़ें हैं। Besides these, oceans are also useful as waterways। और इसके साथ साथ ओशन जो है वो वाटरवेज में भी काम लगता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो तो जहाज में बैठ के जाते हैं, राइट। नाउ ahead we will see what would happen if there were no seas। अगर दुनिया में ओशन ही ना हो तो क्या होगा? सोचो, ना मछलियाँ मिलेगी, ना वाटरवेज होगा, ना नमक बनेगा, क्योंकि नमक भी तो दरिया के पानी में से ही मिलता है, वो और कहीं से तो मिलता नहीं है। नमक भी तो नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो सोचो। और इंडिया जो है ना, इंडिया तो ऐसा देश है कि जिसके 3 साइड दरिया का पानी है, और ऊपर की साइड जो है हिमालयाज है, हिमालयाज के बड़े बड़े पहाड़ है।
ये चारों की वजह से इंडिया जो कंट्री है वो बची हुई है, वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वो सलामत है नेचुरल तरीके से। अगर पानी और ये सब चला जाए तो एक देश दूसरे देश में जमीन के रास्ते से जितना हो उतना आएगा, वरना ये जो मैप हमको दिखा है, ये मैप और इस मैप तक जाने के लिए फिर कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। फिर पानी कहाँ से लाएंगे? और ओशंस नहीं होंगे तो कौन सा पानी गर्म होके ऊपर जाएगा तो बारिश आएगी? फिर बारिश कहाँ से आएगी? ठीक है, तो ओशंस होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जमीन का होना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है ऊपर वाले ने बेमतलब की नहीं बनाई, हर चीज का कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई यूज है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड स्फीयर विच इज एटमोस्फियर। The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere। जो हवा और अलग अलग तरह की जो हवा और एयर है, ठीक है, जिससे के पूरा अर्थ कवर है, उसे हम एटमोस्फियर कहेंगे। इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो दुनिया की जो सपाटी है, जो लेयर है, उससे 1600 किलोमीटर तक का जो एरिया है पूरा ऊपर, ठीक है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आसमान की तरफ। तो जमीन से ऊपर की तरफ 1600 किलोमीटर तक का जितना एरिया है वो सारा पूरा एटमॉस्फेयर में आएगा। इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेकेड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। पानी को हम देख सकते हैं, जमीन को हम देख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसी को दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन अगर नहीं होता तो पता चलता है ना, ठीक है, तो उसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। Atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganism, etc। एटमॉस्फेयर में हवा और ये गैस, पानी की जो भाप होती है वो होता है, डस्ट पार्टिकल, बहुत जिन्हें जिन्हें माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, स्मोक यानी कि धुआं, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारा होता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। एटमॉस्फेयर है जिसका कोई कलर भी नहीं है, जिसकी कोई खुशबू भी नहीं है, और जो कि ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये सारे एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में होता है। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस। दूसरे सारे उसके अंदर है और सिर्फ 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases। जब हम लोग अर्थ में जितना जितना ऊपर जाते जाते हैं उतना गैसेस जो है वो कम होते जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हेवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एक भारी गैस है। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो उसमें से जो धुआं निकलता है, फिर हम कोई चीज़ को गर्म करते हैं, किसी चीज़ को आग लगी हो, जलाया हो, तो उसका जो धुआं वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर हम जो सांस लेते हैं तो जो हवा हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन है, और जो बाहर निकालते हैं ना वो गरम गरम है। देखना, आप सांस लेकर देखो, ऐसे हाथ रख के सांस लेकर देखो, तो आप सांस लोगे ना, जब ब्रीद इन करोगे ना, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो वो ठंडा फील होता है। और उसी टाइम पे देखो, ब्रीद आउट करो, हवा बाहर निकाले तो हाथ पे गरम गरम लग रहा है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भारी गैस होता है। तो वो क्या है कि नीचे नीचे की लेयर पे ही होता है, वो ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ओजोन गैस comprises of a very small proportion in the air। This gas absorb the ultraviolet rays from the sun and protect the earth from excessive heat of sun। ओजोन जो है वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन जो है ना, जो पूरा आग का गोला है, तो उसमें से कितनी गर्मी निकलती है, तो उसकी गर्मी और उजाला तो हमको ज़रूरी है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा गर्म किरणें होती है ना, वो अगर आए तो हमारी स्किन भी जल जल जाती है। ठीक है, तो उससे हमको ओजोन जो गैस है ना वो हमको उससे बचाता है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो ओजोन लेयर फट जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कार्बन हो सके उतना कम करना चाहिए। वो कैसे कम होगा? हम जितना ट्रीज उगाएंगे, क्योंकि हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ट्रीज को सांस लेने के लिए कार्बन चाहिए। जितना हम ट्रीज उगाएंगे उतना कार्बन ट्रीज के अंदर चला जाएगा, तो ओजोन अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट, दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी। और ये जो गैस है ना, ज्यादातर जब ठंडी की सीजन होती है या फिर बहुत सुबह सुबह में आपको खुले मैदान में या फिर दरिया किनारे ना एक सफेद सफेद जैसा कुछ है ना दिखता है, वो सारा ओजोन गैस होता है। ठीक है, now gases like oxygen and nitrogen keeps the living creatures on the earth alive। नाइट्रोजन जैसे जो गैस होते हैं वो अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे हर क्रिएचर को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को घटा देता है। वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है।
Due to heat, the water in the form of vapor evaporates and mixes with air, which is known as moisture. और गर्मी की वजह से जो पानी गर्म होता है और उसकी जो भाप निकलती है वो हवा के साथ मिल जाती है और जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं यानी कि नमी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इस तरह जो भाप जो ठंडी पड़ती है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड प्रिसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से जब ठंडी की सुबह में ज़्यादातर जो है पेड़ पौधों पे एक पानी की बूंदें दिखाई देती है, ठीक है, तो ऐसा ड्यू फिर ऐसा फॉग और ये सब बनता है। द इफेक्ट ऑफ एटमोसफियर इज सीन ऑन ह्यूमन बीइंग इन वेरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिटेट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सेट्रा। तो एटमॉस्फेयर का असर हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी पे होता है। ज़्यादा गर्मी होती है तो हम ठंडा पीते रहते हैं, एसी में बैठते हैं। ज़्यादा ठंडी होती है तो फिर हम गर्म भाप लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। बारिश हो तो हम छाता लेके निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है हमें ज़रूरी होता है। एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। Spreading of sun rays are visible due to these particles. It is due to dust particle that it does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise. तो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण, उसी की वजह से जो है अचानक अंधेरा और अचानक उजाला नहीं हो जाता बल्कि धीरे धीरे होता है, ठीक है। वरना सन तो अपना काम करके चला जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको धीरे धीरे सुबह होती है और धीरे धीरे शाम होती है। वरना अचानक लाइट ऑन ऑफ जैसा फील हो तो कितना अजीब लगेगा, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से सडनली डार्क और सडनली ब्राइट नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. सन रेज जो है वो डस्ट पार्टिकल पर पड़ते हैं और वो अर्थ के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन यानी कि उजाला पड़ता है जिससे कि हमको सन की लाइट मिलती है। वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होने की वजह से हम एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं। दैट इज़ वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। और इसी वजह से रेडियो और दूरदर्शन जैसे प्रोग्राम जो है एफएम और ये सब पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। सो हियर वी कैन सी, देखो चारों एरो करके बताया हुआ है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर वाटर बॉडीज है, पानी, एक लड़का जो है मटके में से पानी पी रहा है, फिर एक लेडी जो है कपड़े धोने के लिए बैठी होगी, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर प्लेन उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, ठीक है। और फिर एटमॉस्फेयर यानी कि हवा और उसके रेडिएशंस और ये सब की वजह से ही हम कंप्यूटर, मोबाइल ये सब चला पाते हैं। उसके बाद है लिथोस्फीयर, ज़मीन है तो घर, पेड़ ये सारा उग पाया है, कारखाने, बिल्डिंग्स ये सब बन पाए हैं। उसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लिविंग क्रिएचर्स है, इंसान है, एनिमल्स है, हर कोई रह पाता है, ठीक है। सो हियर 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ वी हैव अंडरस्टूड। हमने पूरी पृथ्वी जो है उसके 4 मेन जो पार्ट्स है वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं, ह्यूमन लाइफ एंड स्फीयर्स। अब ये लास्ट पार्ट दैट वी विल सी एंड देन आफ्टर our chapter will be over. So I need to cover this point. Biosphere. The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. ये तीनों पार्ट्स जिसके अंदर आते हैं वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑन अर्थ। बायोस्फीयर अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। और अर्थ ही सिर्फ ऐसा है कि जिसके ऊपर बायोस्फीयर यानी कि दूसरे अर्थ है उस पर भी दिन रात तो होते हैं, उस पर भी पानी होगा, ठीक है, लेकिन जीने लायक, जिंदगी जीने लायक जो माहौल है और जो इंसान और जो एनिमल और बर्ड्स है वो सिर्फ इसी दुनिया में और कहीं फिलहाल तो साइंस ने ढूंढा नहीं है, ठीक है। सो बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। बायोस्फीयर में पेड़ पौधे, सब्जी, फल ये सारा आता है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और हम खुद भी बायोस्फीयर है, ठीक है। वी ऑब्टेन, हम बायोस्फीयर है क्योंकि बायोस्फीयर, आपको मंगल पे कोई लोग है ऐसा आपको पता चला, मून पे कोई लोग रहते हैं ऐसा आपको पता चला नहीं, ठीक है। तो इंसान सिर्फ कहाँ पाए गए हैं, ओनली अर्थ पे, ठीक है। तो हम भी बायोस्फीयर है। वी ऑब्टेन फूड एंड मेनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर। हमें खाना पीना और ज़रूरत की चीज़ें बायोस्फीयर से मिलती हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। हम एनिमल्स और वेजिटेशन के बिना नहीं रह सकते। बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग। यही हमारी ज़िंदगी जीने की वजह है और इसी में हम जीते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग। एक तो लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर आर नॉन लिविंग
एंड प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो पानी, जमीन, हवा ये सब नॉन लिविंग है, ठीक है। और हम जो है बायोस्फीयर ये लिविंग है, लेकिन हमको ये सारी चीजों की जरूरत है। इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज, व्हेन डू यू थिंक इट विल अफेक्ट दिस स्फीयर्स? अगर हम हमारी कोई भी काम से अगर हम किसी भी स्फीयर को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर इसका हमको हर्जाना भी तो भुगतना पड़ेगा ना, ठीक है। नेचर जो है, अब हमने फैक्ट्री और सब लिथोस्फीयर इस्तेमाल करके बना लिया, हाइड्रोस्फीयर का यानी का पानी का भी इस्तेमाल कर लिया। अब जब उससे काला केमिकल निकल रहा है और उसको हम नदी के पानी में मिला देंगे तो उससे तो खराब हो जाएगा पानी, फिर ना हमको पीने का पानी मिलेगा, ना उसकी उसकी मछलियां भी बेचारी मर जाएगी, ठीक है। और हर तरफ पोल्यूशन हो जाता है, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, नेचुरल चीज़ें जो है, पेड़ का उगना, ठीक है, परिंदों का उड़ना, ये सब। और मैन मेड में क्या है, रास्ता बनाना, फैक्ट्री चलाना, ठीक है। सो हियर पीपल वी कैन सी, हो सके उतना सिंपल लाइफ और ऐसी लाइफ जीनी चाहिए कि जिसके अंदर हम कुदरत को और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छे से निकलेगी और हम नेचर के हो सके उतना करीब रहेंगे, तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी, ठीक है। आजकल लोगों की ज़िंदगी भी जो है वो रेशियो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल हम इतना फास्ट और इतनी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं मशीनों और ये सब वाली, कि हम नेचर से होता है उतना दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी अच्छा नहीं है। इवन हम जो मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी ऑनलाइन स्टडी की वजह से, तो फिर स्टडी जितना इस्तेमाल करो या थोड़ा बहुत एक आध घंटा, उसके बाद तो बहुत हो गया, फिर पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे रहे ना तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ओके। Here you can see the scene effect of human activities on fears। अगर हम ये फैक्ट्री में से निकलता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, अगर ये कार्बन पूरे में फैल गया तो ये सब्जियों पे, खेती काम पे, लोगों के सांस लेने में, हर चीज़ में तकलीफ देगा। तो अगर इसको हम कम कर दे या बंद कर दे तो कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हमको क्या है कि नुकसान देने वाली चीज़ों से दूर रहना है और हो सके उतना हमको पोल्यूशन को कम करना है। Human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development। हम हमारा डेवलपमेंट करने के लिए हम कुछ ना कुछ जानते बूझते या फिर अनजाने में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर बैठते हैं जिससे कि कुदरत में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। Human actions causes an imbalance in the different spheres। Due to this, the nuclear testing, too much drilling for mineral oil, and excessive drilling of tube wells affects the lithosphere and causes an imbalance. The dumping of waste from villages and cities along with industrial waste into the water bodies pollute them. The polar caps have started melting due to increasing heat। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गर्म गैस है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स में जो आइस और सब है वो सब भी पिघलता है, ठीक है। और उससे क्या है कि गर्मी बढ़ती रहती है और जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट इनटू द वाटर कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ व्हिच इज हाईली डेंजरस फॉर द हाइड्रोस्फीयर। अब पानी में से जो हम वाटर वेस्ट से जो शिप और सब इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कितनी बार टैंक जो है वो फट जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो उससे जो केमिकल जो होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है, जिससे कि अंदर की रहने वाली कितनी हजारों मछलियां और सब मर जाती है, जो कि बहुत डेंजर चीज है। हार्मफुल गैसेस इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स pollute air। The areas with the higher frequency of vehicles show increased rate of carbon monoxide in the air। जितने ज़्यादा व्हीकल चलाते हैं, जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल कारखाने चलाते हैं, उतना ही ज़्यादा कार्बन मोनोक्साइड फैलता है। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीजेज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। और पेड़ काटने की वजह से CO2 बढ़ता रहता है। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन एयर। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द बायोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ही एक्टिविटी की वजह से कितना नुकसान होता है और बायोस्फीयर में नुकसान होता है। अगर हम पेड़ अगर हम इतना CO2 बढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट हमको पेड़ तो नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही तो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेंगे। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते रहोगे और पेड़ को भी काट दोगे तो फिर कार्बन तो यहाँ का यहीं रहेगा और वो हमें ही नुकसान करेगा। द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर आर endangered due to the exploitation of environment which endanger the biosphere। Now here we can see that our chapter is over, so I hope you have
understood the chapter properly? Okay, so here I stop this video. Allah Hafiz.